Hello and welcome everyone on my channel. So today we are going to discuss about identification of bacteria. आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी बैक्टीरिया को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे सैंपल कलेक्शन, उसके बाद फर्दर फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। ओके, और उसके बाद हम लोग फर्दर स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक बायोकेमिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट वन स्लाइड है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर दिया गया है स्पेसिफिन सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ओके, सपोज दैट आपके हाथ में कोई वुंड हो रहा है और वहाँ पे पस का कलेक्शन हो रहा है, तो आपको स्पेसिफिन कहाँ से कलेक्ट करना है? वुंड से। उसमें ये नहीं कि आप लोगों को CSF लेना है डायरेक्टली, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी आपका इन्फेक्शन हो रहा है उस साइड से कलेक्शन करना होता है। जैसे कि मेनिंजाइटिस में क्या करेंगे आप लोग? CSF का सैंपल लेंगे। अब मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है उसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन होता है। ओके, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? CSF का सैंपल लेंगे। एंड वहीं पर हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या UTI की बात करें तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? यूरिन कलेक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है? यूरिनरी ट्रैक में, और उसके थ्रू बैक्टीरिया कहाँ एक्सक्रीट होगा? आपके यूरिन में। ओके, एंड प्लस इज सिलेक्टेड इन द केसेस ऑफ पायोजेनिक इन्फेक्शन। अब पायोजेनिक इन्फेक्शन कौन कॉज करता है? स्टेफाइलोकोकस। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? पस का कलेक्शन करेंगे। यानी कि जहाँ भी जिस भी साइड पे इन्फेक्शन हो रहा है उस साइड से हमें सैंपल कलेक्ट करना होता है, स्पेसिफिक साइड। ओके, एंड अगर आपको बैक्टीरिया हो रहा है तो आप ब्लड का सैंपल लेंगे, और फर्दर ब्लड सैंपल अदर कंडीशन में भी लिया जाता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन स्लाइड क्लियर हो गई आप लोगों को। इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो वहाँ पे क्या करना है? आपको साइट ऑफ इन्फेक्शन से आपको सैंपल कलेक्ट करना है। ओके, तो नेक्स्ट वन स्लाइड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन। अब आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया पेशेंट से, अब आप उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? ओके, सो स्पेसिमेन सच एज ब्लड एंड CSF विच आर नॉर्मली स्टेराइल। ओके, जो आपका ब्लड होता है और आपका CSF होता है वो स्टेराइल कंडीशन में होता है। स्टेराइल मतलब उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है इन अ नॉर्मल कंडीशन। ओके, अदर स्पेसिमेन सच एज स्पूटम फीसिस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कॉमन सेल्स। तो कॉमन सेल्स क्या होते हैं? कि नॉर्मल बैक्टीरिया जो आपके सर्कुलेशन में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? आपकी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तो कॉमन सेल्स किस में पाए जाते हैं? आपके नॉर्मली स्पूटम एंड फीसिस में। और वहीं पे अगर हम CSF और ब्लड की बात करें तो वो क्या होता है? स्टेराइल, यानी कि वहाँ पे कोई भी कॉमन सेल या बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं रहेगा, लेकिन जो आपका स्पूटम फीसिस रहेगा उसमें कॉमन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, फॉर कलेक्शन ऑफ सच नॉर्मली नॉन स्टेराइल स्पेसिमेंस, यानी कि नॉन स्टेराइल मतलब आपका जो स्पूटम है और स्टूल है उसमें कॉमन सेल प्रेजेंट है, इसीलिए उसको हम कह रहे हैं नॉन स्टेराइल। सो नॉन स्टेराइल स्पेसिमेन द कंटेनर में नॉट बी एब्सोल्युटली स्टेराइल बट केमिकली क्लीन। तो जो आपका कंटेनर होना चाहिए स्टूल और स्पूटम के कलेक्शन के लिए और फेसिस के कलेक्शन के लिए, वो क्या होना चाहिए? केमिकली स्टेराइल होना चाहिए। यानी कि आप उसको अल्कोहल से स्टेराइल कर सकते हैं और फर्दर केमिकल से आपको स्टेराइल करना होता है जो आपका कंटेनर होता है। ओके, जिसमें पेशेंट को सैंपल कलेक्शन करना है। ओके, अब क्या हुआ? आपके पास पेशेंट आया, आपने फर्दर पहले तो आपने साइट ऑफ कलेक्शन देखा कि कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, उसके बाद आपने क्या किया? सैंपल कलेक्ट कर लिया। ओके, नो एंटीसेप्टिक एंड माइक्रोबियल एजेंट शुड कम इनटू कांटेक्ट विद द स्पेसिमेन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है इस लाइन में? मैं आपको समझा देता हूँ पहले। इसमें ये कह रहा है कि जब भी आप सैंपल कलेक्शन करते हैं तो जो आपका कंटेनर है या फिर जो भी सैंपल कलेक्ट पेशेंट कर रहा है जिस भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी जो आपका कंटेनर है या वाइल है जिसमें भी आप कलेक्शन कर रहे हैं वो स्टेराइल होना चाहिए, या कोई भी उसमें एंटीसेप्टिक या एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अगर उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट या एंटीसेप्टिक, सपोज दैट मैं आपको बता देता हूँ पहले कि आपने कंटेनर दिया पेशेंट को फेसिस कलेक्ट करने के लिए, अगर उसमें आपका एंटीसेप्टिक या एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रेजेंट है और आपकी जो फेसिस है उसमें पेशेंट का मान के चलिए ई कोलाई पॉजिटिव आना था, पेशेंट के फेसिस में ई कोलाई था, लेकिन आपने क्या किया कि उसको कंटेनर दिया उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट था, वो क्या करेगा? जो आपका ई कोलाई पेशेंट के स्टूल में था उसको किल कर देगा, और आपका जो फर्दर ग्रोथ आएगी कल्चर वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, फॉल्स रिपोर्ट जाएगी पेशेंट के पास। ओके, तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया जाता है? नो एंटीसेप्टिक और माइक्रोबियल एजेंट शुड कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद द स्पेसिमेन। तो जो आपका स्पेसिमेन है उसके कॉन्टैक्ट में कोई भी एंटीसेप्टिक एजेंट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं आने चाहिए। ऑल स्पेसिमेन कंटेनर शुड बी स्टेराइल बिफोर यूज। जो आपके कंटेनर्स होते हैं वो स्टेराइल होना चाहिए, यानी कि ना तो उसमें कोई बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट होना चाहिए और या कोई फंगस और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड नॉट प्रेजेंट इन द कंटेनर, और साथ साथ में जो आपका एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो भी आपके एब्सेंट होने चाहिए उस कंटेनर या वाइल में। ओके, अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पे दी गई है, इन कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ आउटसाइड ऑफ द कंटेनर, अदरवाइज द पर्सन डिलीवरिंग द स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी द लैब स्टाफ मे बी इन्फेक्टेड। तो इस लाइन में क्या कह रहा है कि जब आप स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हैं तो उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि जब आपने कंटेनर दिया, सैंपल आपने उसमें कलेक्ट किया या पेशेंट ने आपने पेशेंट का सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए? सैंपल होना चाहिए वो आपका जो कंटेनर है उसके आउटर सरफेस पर नहीं लगना चाहिए। सपोज दैट आपने सैंपल कलेक्ट किया और वो जो आपका कंटेनर उसके आउटर सरफेस पर टच हो रहा है, उसके बाद क्या होगा? जो लेबोरेटरी स्टाफ जो भी होगा जो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा वो उसके कॉन्टैक्ट में आएगा और किसे इन्फेक्ट करेगा? आपके लेबोरेटरी स्टाफ को। तो इससे क्या होगा कि जो आपका इन्फेक्शन के चांस होंगे वो बढ़ जाएंगे, किसमें? लेबोरेटरी स्टाफ में। ओके,
तो अभी तक हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया, पेशेंट के साइट ऑफ इन्फेक्शन से सैंपल को कलेक्ट किया और हमने जाना कि जो आपका कंटेनर है वो स्टेराइल होना चाहिए एंड कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट या एंटीसेप्टिक उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट होगा तो वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। थर्ड वन हमने जाना कि जो आपका सैंपल कलेक्ट पेशेंट का आप करते हैं या पेशेंट जो भी सैंपल कलेक्शन करता है वो उस कंटेनर के या उस वाइल के आउटसाइड एरिया में नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसको अफेक्ट करेगा, आपके लेबोरेटरी स्टाफ को। सो ये था हमारा कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन। नेक्स्ट वन, स्पेसिमेन शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली। जब भी आपने पहले तो साइट ऑफ इन्फेक्शन देखी, नेक्स्ट वन आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो आपका सैंपल होता है उसको इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना चाहिए लेबोरेटरी में। क्योंकि क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर से जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका एनवायरमेंटल के टेम्परेचर में आता है या एनवायरमेंटल टेम्परेचर में आता है तो क्या होता है, किल हो जाता है। तो जो आपका सैंपल होता है या स्पेसिमेन होता है वो उसको इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए। और क्या होता है, और क्या डिफरेंस आएगा उसमें, क्योंकि जब भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी टेम्परेचर से बाहर आता है तो उसको क्या होता है, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी उसके किल होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर आप उसमें फर्दर देर करेंगे लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, सो अगर आप लोग को उसमें डिले हो रही है तो उसमें क्या करा जाता है, सुटेबल ट्रांसपोर्ट मीडियम हैज़ टू बी यूज। जो आपका ट्रांसपोर्ट मीडिया है वो यूज किया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट मीडिया बेसिकली होता क्या, उसमें आपके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टू इनहिबिट द डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका वो किल ना हो। उसके लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ऐड किए जाते हैं किसमें, ट्रांसपोर्ट मीडिया में। अब ट्रांसपोर्ट मीडिया बेसिकली क्या यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन। ओके, तो जो आपको ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन होता है वो एज अ ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज किया जाता है। ओके, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द स्पेसिमेन आफ्टर यूज मस्ट बी डन। तो जो आपका स्पेसिमेन आपने सबसे पहले कलेक्ट किया, आपने ट्रांसपोर्ट किया लेबोरेटरी में, उसके बाद आपने जब उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको प्रॉपर डिस्पोजल भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी भी HIV पॉजिटिव जो पेशेंट था उसके सीरम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने सीरम छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, क्रॉस कंटामिनेशन करेगा, अदर पीपल को इन्फेक्ट करेगा। ओके, सो उसका प्रॉपर डिस्पोजल भी होना चाहिए। नेक्स्ट वन स्लाइड जो हमको दी गई है, मेथड्स यूज टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया। अब आपने सबसे पहले सैंपल कलेक्ट किया, मैं अगेन रिपीट करते जा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आपने साइट ऑफ इन्फेक्शन से सैंपल कलेक्ट किया, उसके बाद आपने क्या किया कि कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको कंटेनर उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी किल कर रहा था आपके जो भी सैंपल में या स्पेसिमेन में बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करता था, एंटी माइक्रोबियल एजेंट किल कर दे रहा था। नेक्स्ट वन हमने देखा था कि अगर हम लोग को लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट करने में डिले हो रही है तो हम लोग उस कंडीशन में ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज कर रहे थे। ओके, अब नेक्स्ट वन हम लोग के पास लेबोरेटरी में सैंपल आ गया। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि सैंपल में कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है। तो वो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मेनली 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं, फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक एंड जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फिनोटाइपिक मतलब मॉर्फोलॉजी एंड शेप साइज ऑफ बैक्टीरिया, एंड वहीं पर अगर फिनोटाइपिक की बात करें, जीनोटाइपिक की बात करें, सॉरी नॉट फिनोटाइपिक, मैंने गलती से वहाँ पे बोल दिया था। वहीं पर अगर हम जीनोटाइपिक की बात करें तो जीनोटाइपिक में यानी कि आपको उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, DNA और RNA। ओके, उसको कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, एंड फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक में उसका मॉर्फोलॉजी, शेप, साइज। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी लेबोरेटरी में स्पेसिमेन आएगा तो 2 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक्स। तो इन दोनों के बेस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, अब आती है फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने जीनोटाइपिक में बताया था आपको DNA और न्यूक्लिक एसिड जो भी होगा उसको हम क्या करें, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, सपोज दैट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका DNA था। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं कि सेम न्यूक्लियोटाइड की बेसिस से, सीक्वेंस से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। यानी कि आपका जो ऑर्गेनिज्म था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उसमें एक DNA प्रेजेंट था, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे हम लोग, फर्दर बेस पेयर ऐड करते हैं और 1 पेयर ऑफ DNA से मल्टीपल पेयर ऑफ DNA बनाते हैं। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ DNA बेस पेयर सीक्वेंस। ओके, और सेम एज PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें भी हम सेम प्रोसेस करते हैं। जो आपका DNA होता है उसको एम्पलीफिकेशन करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत सारे DNA की कॉपीज बनाते हैं। उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइपिक प्रॉपर्टीज। ओके, ये थी आपकी जीनोटाइपिक प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट अगर हम फिनोटाइपिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोपी करते हैं, उसमें हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं, कोकाई है या बेसिलाई है आपका, या फिर चाइनीज यूनिफॉर्म पैटर्न है, उसमें वो हम लोग ये सब किस में डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइक्रोस्कोपी में। ओके, और ये किस में आता है, फिनोटाइपिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन हम करते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग में देखते हैं हम ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। नेक्स्ट वन मेटाबॉलिज्म डिफरेंस, माइक्रोस्कोपिक सॉरी नॉट माइक्रोस्कोपिक, इट इज माइक्रोस्कोपिक एंड बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं हम लोग, स्पेशली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, जो आपका लेटेक्स एंटीजन होता है वो यूज करते हैं और पेशेंट का जो सीरम होता है उसमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। ओके, एंटीबायोटिक टॉलरेंस टेस्ट, AST। ओके, नेक्स्ट वन है पैथोजेनिसिटी, जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे पैथोजेनिसिटी कॉज कर रहा है। ओके, सो ये सब थे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक।
मैं अगेन आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, वही बात मैं सिम बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप लोगों को एक सीक्वेंस बना रहे हैं। आपने सबसे पहले सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने सैंपल कलेक्ट कहाँ से किया, साइट ऑफ इन्फेक्शन से। उसके बाद सम प्रिकॉशंस रखी आपने कलेक्शन के टाइम पे। मैंने बताया था आप लोगों की कंटेनर स्टेराइल होना चाहिए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और फर्दर उसके बाद मैंने बताया था कि अगर डिले हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करेंगे। अब आपका लेबोरेटरी में सैंपल आ गया, अब हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वी आर आइडेंटिफाइंग दैट सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक में उसकी मॉर्फोलॉजी आ जाती है, स्टेनिंग रिएक्शन आ जाती है, मेटाबॉलॉजी डिफरेंस आ जाता है, सीरोलॉजी एंड एंटीबायोटिक टोलरेंस टेस्ट एंड पैथोजेनिसिटी। ये सारे किस्म आ गया फिनोटाइपिक में। अगर हम जीनोटाइपिक की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन और पीसीआर यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ स्पेसिमेन। तो जो भी आपका स्पेसिमेन आया उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ अनस्टेन्ड वेट प्रिपरेशन ऑफ यूरिन एंड सीएसएफ रिवील्स पस सेल आरबीसी बट फॉर द बैक्टीरिया स्टेन प्रिपरेशन इज नेसेसरी। प्रोसेसिंग में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कोई भी सैंपल आपके पास आया माइक्रोस्कोपी करेंगे। सो माइक्रोस्कोपी भी क्या, 2 टाइप की वेट प्रिपरेशन बनाई जाती है, एक होती है वेट प्रिपरेशन और एक होती है ड्राई प्रिपरेशन। तो वेट में क्या करते हैं हम लोग, जैसे वेट किसके लिए यूज की जाती है, आरबी कहाँ पे, सॉरी यूरिन के लिए और सीएसएफ के लिए। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक स्लाइड में 1 ड्रॉप ऑफ यूरिन लेंगे और 1 ड्रॉप ऑफ सीएसएफ लेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, पेट्री डिश से कवर कर लेंगे और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं। ओके, इसे कहते हैं वेट प्रिपरेशन। और वहीं पर अगर हम ड्राई की बात करें उसमें क्या करते हैं हम लोग, स्मेयर प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करते हैं हीट से, उसके बाद फर्दर स्टेनिंग करते हैं, तो उसे कहेंगे हम लोग ड्राई प्रिपरेशन। एंड जो हम सीएसएफ में डायरेक्टली 1 ड्रॉप ऑफ सीएसएफ और 1 ड्रॉप ऑफ यूरिन लेके कवर स्लिप रख के माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो उसे हम कहेंगे वेट प्रिपरेशन। तो जो वेट प्रिपरेशन होती है आपकी सीएसएफ और जो यूरिन होता है उसमें क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, पस सेल्स आरबीसी। ओके, बट जो बैक्टीरिया होगा उसको क्या करेंगे हम, ड्राई प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद स्टेनिंग करते हैं, उसके बाद फर्दर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बैक्टीरिया है आपका ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इन द केसेस ऑफ स्पेसिफिक स्टेनिंग एंड स्पेसिफिक स्टेनिंग इज कॉल्ड जेडन स्टेनिंग और जील नेल्सन स्टेनिंग। ओके, आपके पास लेबोरेटरी में स्पेसिमेन आया, उसके बाद आपको प्रोसेसिंग में सबसे फर्स्ट स्टेप आता है आपका माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में मेनली 2 टाइप्स की प्रिपरेशन यूज की जाती है, जिसमें वेट प्रिपरेशन एंड ड्राई प्रिपरेशन आती है। वेट में हम लोग सीएसएफ और यूरिन के लिए यूज करते हैं, उसमें पस सेल्स और आरबीसी ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम ड्राई की बात करें तो बैक्टीरिया का स्मीयर बनाते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करते हैं हीट से और उसके बाद स्टेनिंग के बाद हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट वन लाइन यहाँ पे दी गई है, फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ ट्रेपोनोमा पैलिडम अनस्टेन्ड वेट प्रिपरेशन आर एग्जामिन्ड बाय डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन। तो डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन में क्या करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि पूरा जो बैक्टीरिया का हम पहले प्रिपरेशन करेंगे या स्मीयर बनाएंगे, ओके वेट स्मीयर बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसका बैकग्राउंड पूरा डार्क होगा और लाइट किसमें दी जाती है सर, उसके जो आपका स्मीयर होगा उसमें। ओके, उसमें क्या होता है कि वो आइडेंटिफाई करने के लिए वो लाइट प्रोड्यूस करता है स्मीयर। ओके, तो वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ट्रिपोनोमा पेरिडम। और ट्रिपोनोमा पेरिडम किसका कॉस्टिव एजेंट है, सिफिलिस का। ओके, सिफिलिस के लिए मेनली क्या यूज़ किया जाता है, डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन। डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन में बेसिकली यही होता है कि जो आपका बैक्टीरिया होता है वो लाइट प्रोड्यूस करता है इन द ऑन द डार्क बैकग्राउंड। ओके, ग्राम स्टेन प्रिपरेशन इज यूजफुल फॉर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजी, एग्जाम्पल इन गोनोरिया। मैंने आपको बताया कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। नेक्स्ट वन यहाँ पे लाइन दी गई है, फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई। मैंने बताया था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री भी एक एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। ओके, सो फिल्म आर स्टेन्ड बाय जेडन स्टेन मेथड। ओके, जेडन स्टेन की फुल फॉर्म जील नेल्सन मेथड। ओके, नेक्स्ट वन स्लाइड देखते हैं, माइक्रोस्कोपी के बाद कल्चर। अब आपने सैंपल आपके पास लेबोरेटरी में आया, आपने माइक्रोस्कोपी की, वेट प्रिपरेशन एंड ड्राई प्रिपरेशन। तो वेट प्रिपरेशन में आपको आरबीसी और पस सेल ऑब्जर्व हुई एंड आपका जो ड्राई प्रिपरेशन था स्टेनिंग की थी उसमें आपको मान के चलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑब्जर्व हुए। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें बैक्टीरिया ऑब्जर्व हुआ ग्राम पॉजिटिव, तो हम लोग को ये स्पेसिफिकली पता नहीं रहता कि ये स्पेसिफिकली ग्राम पॉजिटिव में कौन सा बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है या कोनिबैक्टीरिया है। अब हम लोग फर्दर क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ कराते हैं पहले। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में क्या होता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं और बैक्टीरिया क्या करता है, नंबर को इंक्रीज करता है। ओके, इन कल्चर मीडिया आइसोलेशन बाय कल्चर नॉट ओनली परमिट्स प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन एंड बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट इट इज ऑल्सो मोर सेंसिटिव मेथड देन माइक्रोस्कोपी फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो मेनली क्या करता है कि माइक्रोस्कोपी के बाद जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी नंबर को इंक्रीज करता है। ओके, अब आपका नंबर इंक्रीज होगा तो आपका आइडेंटिफिकेशन में फर्दर हेल्प मिलती है, क्योंकि सबसे पहले आपने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लिया था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। उसके बाद फर्दर आप जब स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप बायोकेमिकल्स के बेसिस पे करेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है आपका स्पेसिमेन का जो अमाउंट होता है वो कम हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम बैक्टीरिया के नंबर्स को बढ़ाते हैं और उसे ग्रो कराते हैं। तो उसके लिए कल्चर मीडिया यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और ब्लड अगार जो होता है वो रूटीनली यूज़ किया जाता है। अब ब्लड अगार किस टाइप का मीडिया है, एनरिच्ड मीडिया। किस टाइप का मीडिया है, एनरिच्ड मीडिया। ओके, सो ब्लड कल्चर जो होता है या ब्लड अगार जो होता है वो स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट वन है जो स्लाइड हमें दी गई है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब आपने कल्चर कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपकी जो कल्चर प्लेट होगी उसमें ग्रोथ आएगी, आप क्या करेंगे, कॉलोनी अपीयरेंस। तो जो आपकी कॉलोनी होती है, डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट टाइप की कॉलोनीज देते हैं, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। कलर, साइज, शेप एंड सरफेस ऑफ कॉलोनी आर इंपॉर्टेंट। ओके, जो आपका कलर होता है कॉलोनी का, साइज होता है और जो शेप होता है उसके बेसिस पे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो बैक्टीरिया कॉलोनी इज ऑन ब्लड अगार, हीमोलाइसिस इज नोटेड। सो क्या करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जो ब्लड अगार होता है उसमें हीमोलाइसिस कॉज करते हैं, और किस टाइप की कॉलोनी देंगे, येलो कॉलोनीज। किस टाइप की, येलो कॉलोनीज देंगे ऑन द ब्लड अगार आफ्टर कंप्लीट हीमोलिसिस ऑफ ब्लड। सो इस टाइप की कॉलोनी स्पेसिफिकली कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। तो ये भी आपका आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट वन, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, साइज, शेप, अरेंजमेंट एंड स्टेनिंग कैरेक्टर आर डिटरमाइंड बाय ग्राम स्टेनिंग। मैंने आपको बताया था ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे हम लोग मॉर्फोलॉजी चेक कर रहे थे, कोकाई, बेसिलाई। ओके, द प्रेजेंस ऑफ मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स इन कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियम। सो अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियम है उसमें क्या करता है, स्पेसिफिक मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। ओके, अब जितने भी मॉर्फोलॉजी है, अब यहाँ पे जैसे कि मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, वो किसमें दिखाई देंगे, स्पेसिफिकली कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियम में। अगर आपको ये पता है तो ये क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है किसमें, आइडेंटिफिकेशन में। ओके, सो जेडन स्टेनिंग इज एम्प्लॉयड इन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट वन स्लाइड यहाँ पे दी गई है, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। बेसिकली हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन किस लिए यूज की जाती है, मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने में लिए। अब मोटिलिटी क्या होती है कि कोई भी बैक्टीरिया होता है ना, टू टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। तो मोटाइल क्या करते हैं, आपके मोशन करते हैं। ओके, एंड जो नॉन मोटाइल होंगे वो मोशन नहीं करेंगे। अब जो मोटाइल बैक्टीरिया होंगे वो किसके कारण मोशन करते हैं, उनके जो आउटर सरफेस होता है उस पर फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, जो उन्हें क्या करता है, मूव करने में हेल्प करता है। एंड जो नॉन मोटाइल होता है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है और फ्लैजिला एब्सेंट रहता है। सो वो हम मोटिलिटी किससे चेक करते हैं, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन से। इट हेल्प टू डिस्टिंग्विश मोटाइल बैक्टीरिया फ्रॉम नॉन मोटाइल वंस। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया गया बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट में फर्दर हम बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले शुगर फर्मेंटेशन टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फर्मेंट ए स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट। अब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं आपके, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप की शुगर को फर्मेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हेल्प मिलती है आइडेंटिफिकेशन में। ओके, अब जो यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया शुगर को फर्मेंट करेगा वो किस टाइप का कलर देगा, पिंकिश और रेड कलर। ओके, जो आपका नेगेटिव बैक्टीरिया होगा जो फर्मेंट नहीं करेगा वो किस टाइप का कलर देगा, यहाँ पे येलो टू कलरलेस। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बायोकेमिकल टेस्ट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आप लोग इसके नोट्स बना लेना, एंड फर्दर मैं आगे की वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते रहूँगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर दिया गया, ग्लूकोज फर्मेंटेड बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो आपके एंटीरियो बैक्टीरिया होते हैं, साल्मोनेला, सिजेला, क्लेप्सिला, इकोलाई। तो ये सारे ग्लूकोज फर्मेंट करते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया कि एंटेरो बैक्टीरिया ग्लूकोज फर्मेंट करते हैं, बट स्पेसिफिकली कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है ये पता नहीं चला। इसके लिए आपको फर्दर बायोकेमिकल लगाने पड़ते हैं, जिसमें आपका आता है इंडोल प्रोडक्शन। और इसका प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है, ट्रिप्टोफन को किस में कन्वर्ट करता है, इंडोल में कन्वर्ट करता है। ओके, प्रोसीजर वगैरह आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। और वहीं पे इंडोल पॉजिटिव बैक्टीरिया यहाँ पे दिखा रखा है आप लोगों को, रेड कलर रिंग देगा नियर द सर्फेस ऑफ द कॉलोनी। ओके, इंडोल नेगेटिव, सॉरी नोट यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया है, लेकिन आप लोग देख लेना इस चीज़ों को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ उसमें। इंडोल नेगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पे दिए गए। ओके, अब आपको क्या था कि सबसे पहले आपको पता चला कि जो एंटेरो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं। अब स्पेसिफिकली आपको कौन सा बैक्टीरिया फर्मेंट कर रहा है ये पता नहीं था। उसके बाद में इंडोल टेस्ट किया तो उससे आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से बैक्टीरिया इंडोल नेगेटिव है। अब वो डिफ्रेंशिएट हो गई। अब आपको फर्दर देखना है कि जो हम बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो कौन सा बायोकेमिकल पॉजिटिव देता है। ओके, यूरियस प्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, यूरियस एंजाइम होता है और उसमें फिनोल रेड इंडिकेटर ऐड किया जाता है, वो क्या करता है, पिंक कलर में चेंज होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ओके, पॉजिटिव पिंक कलर एंड नेगेटिव पेल येलो कलर। और नेक्स्ट वन स्लाइड में यहाँ पे सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट दिया गया है। ओके, पॉजिटिव में यहाँ पे ब्लू कलर दे रहा है और नेगेटिव में आपका नो चेंज इन कलर। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या दिया गया है, कैटलिस्ट टेस्ट। इसमें क्या करता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड की जाती है बैक्टीरियल कॉलोनी में, जो क्या करती है, ब्रोकन डाउन कर देता है कैटलिज एंजाइम से ऑक्सीजन में। ओके, और जो इसके ऑब्जर्व किए जाते हैं बबल्स। ओके, इस टाइप से आपको दिखाई देगा, ये देखिए आप, कैटलिस्ट टेस्ट का स्लाइड मेथड है और एक ट्यूब मेथड भी यूज किया जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट का प्रिंसिपल यहाँ पर दिया गया, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड साइटोक्रोम बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये इमेज दिखाई गई है, आप लोग नोट कर लेना ये सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ, मैं फर्दर आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया गया ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, मेनली 3 टाइप की शुगर यूज की जाती है, जो कौन कौन सी है, ग्लूकोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। ओके, ये लोग देखिए ये आप लोग देख लीजिए, ये देखिए आप के रेड के ए। ओके, ये सारे उसके टर्म्स हैं, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर कर दूंगा।
ओके, ये सारे आप नोट्स बना लीजिएगा एंड फर्दर जाने वाली वीडियो में आप लोगों को क्लियर करते रहूँगा ये सारी चीज़ें। ओके, सो थैंक यू। बट इससे पहले मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा दूँ। सबसे पहले आपने साइट ऑफ इन्फेक्शन से सैंपल कलेक्ट किया था, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कलेक्शन को करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस देखे थे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ किया था अगर डिले कंडीशन होती है। उसके बाद जब बैक्टीरिया हमारे लैब में पहुंच गया था, उसके बाद हमने उसको 2 टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था, जिसमें फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक थी। फिनोटाइपिक में हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी, शेप एंड साइज, सीरोलॉजी। ओके, एंड फिनोटाइपिक में हमने पढ़ा था पीसीआर एंड डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। फिर मॉर्फोलॉजी में फर्दर हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने आपका जो मॉर्फोलॉजी होता है उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल किया था। आपने मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे फर्दर प्रोसेसिंग में क्या किया था, माइक्रोस्कोपी की थी। माइक्रोस्कोपी में आपने देखा था ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। अब आपको ये पता चल गया। उसके बाद आपने फर्दर क्या किया था, आपको बायोकेमिकल्स लगाने थे कि कौन सा बैक्टीरिया ग्लूकोज फर्मेंट कर रहा है या ग्लूकोज फर्मेंट नहीं कर रहा है। तो उसके बेसिस पे हमने फर्दर जाके आइडेंटिफाई किया था। सो ये था हमारा ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसमें मैंने बायोकेमिकल्स एक्सप्लेन नहीं किए हैं, वो सारी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।